हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि क्लास 10 का पहला चैप्टर है, साइंस का पहला चैप्टर है। तो इस चैप्टर से आपको कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इससे बोर्ड में तो आपको क्वेश्चन आते ही हैं और इसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको कुछ एक दो MCQs देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर आप 10th बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो भी आपको इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और इसके कॉन्सेप्ट भी कई सारे जगह आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन सारे कॉन्सेप्ट को इस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और इन सभी को ब्रीफली समझने का ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले आप देख लेते हैं कि इसमें देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती है। तो इस चैप्टर में हमें केमिकल रिएक्शन पढ़ना है और इक्वेशन, इन दोनों को जानना है कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है और केमिकल इक्वेशन क्या है। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसके टाइप्स। तो केमिकल रिएक्शन के मेनली देखा जाए तो 5 टाइप होते हैं, जिसमें कि पहला आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो कि अगर हिंदी में अगर आपसे बोलो तो संयोजन अभिक्रिया है। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपका इसे हिंदी में वियोजन अभिक्रिया बोला जाता है। और इसमें जो रिएक्टेंट जो भी प्रोडक्ट आपका होगा उसे आप डिवाइड करके, मतलब उसे आप एक कंपाउंड से 2 कंपाउंड में उसे डिवाइड कर सकते हो और उसे तोड़ सकते हो। इसमें आपको 3 तरह के डिकम्पोजिशन देखने को मिलते हैं, जिसमें थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक और फोटोलाइटिक। थर्मल में आपका जो हीट से रिलेटेड आप किसी भी चीज़ को अगर डिकम्पोज करते हो यानी कि तोड़ते हो, उसे हीट का हेल्प लेके अगर आप उसे तोड़ते हो तो वो आपका थर्मल में आ जाता है। और इलेक्ट्रोलाइटिक, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके अगर आप उसे डिकम्पोज करते हो तो वो आपका आता है इलेक्ट्रोलाइटिक में। देन आता है फोटोलाइटिक। फोटोलाइटिक में आप किसी भी जो आपका कोई सब्सटेंस होगा उसे आपको डिकम्पोज करना है सनलाइट के थ्रू, तो वो हमारा आ जाता है फोटोलाइटिक में। और इसके बाद हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमारा होता क्या है कि जो अगर कोई 2 रिएक्टेंट को एक साथ रिएक्ट करवाते हो तो वो क्या करते हैं कि उस एक रिएक्टेंट का कुछ पार्ट और दूसरा रिएक्टेंट का कुछ पार्ट मिलके एक नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो इसमें हमारा वही होता है, तो हम इसे भी ब्रीफली समझेंगे। और उसके बाद आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसे द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको होता क्या है कि इसमें आयनिक चेंजेस होते हैं। जैसे अगर आप कोई 2 सब्सटेंस को रिएक्ट करवाते हो, 2 रिएक्टेंट को, तो उनमें आपको आयनिक चेंजेस देखने को मिलता है कि उसके बाद हमारा होता है रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन में आपका अपचयन और उपचयन अभिक्रिया के इस नाम से भी जाना जाता है हिंदी में। और इसमें होता क्या है कि जो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है वो जुड़ता है, और इसी अगर कोई सब्सटेंस में हाइड्रोजन अगर ऐड हो रहा है और ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है तो इसे हम रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो इसके बाद हम इन सारी चीज़ों को कवर भी करते हैं और देन हम रेंसिडिटी और कोरिजन, इन सारी चीज़ों को भी पढ़ते हैं। और इससे इनके जो प्रिवेंशन है यानी कि उसे आप कैसे बचा सकते हो, किसी भी मेटल या सब्सटेंस को आप कैसे इन सारी चीज़ों से बचा सकते हो, उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो इस वीडियो में हम कई सारे रिएक्शंस भी देखने वाले हैं, तो आगे इस वीडियो में देखते हैं। तो हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन हमारा क्या है। इसका सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं और इसे समझने का ट्राई करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन हमारा क्या है? इट इज ए प्रोसेस इन विच रिएक्टेंट्स अंडरगो केमिकल चेंजेस टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो वो केमिकल रिएक्शन हमारा क्या है? हमारा केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें कि जो रिएक्टेंट होते हैं वो केमिकल रिएक्शन यानी कि केमिकल जो चेंजेस होते हैं, आपने 9th में पढ़ा ही होगा केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। किसी के कोई भी सब्सटेंस में अगर आप उसमें कलर चेंज देखते थे या टेम्परेचर में उसका अगर हीट होता था या कोल्ड होता था, ये सारी चीज़ें होती थी। और भी कई सारे चेंजेस थे, यानी कि उसका अगर स्टेट भी चेंज हो रहा है तो वो सारे हमें केमिकल चेंजेस होते थे। तो अगर इस केमिकल चेंजेस के हेल्प से वो अगर न्यू सब्सटेंस अगर बनाते हैं जिसका प्रॉपर्टीज़ क्या होंगे, यानी कि अगर कोई सब्सटेंस है, यानी कि अगर कोई 2 गैसेस मिलके एक लिक्विड सब्सटेंस बना रहे हैं तो वो उस सब्सटेंस का जो प्रॉपर्टी होगा, जो सब्सटेंस हमारा बनेगा, जो प्रोडक्ट, उसके जो प्रॉपर्टीज़ होंगे वो काफ़ी डिफरेंट होंगे। तो यही हमारा केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन है कि जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम देखें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एग्जांपल लेते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारा क्या है? 2 गैसेस है जो कि हमारा मिलके H2O का फॉर्मेशन करते हैं। और H2O हमारा क्या है? ये हमारा एक लिक्विड फॉर्म में आता है यानी कि वाटर। तो H2O का जो प्रॉपर्टीज होगा वो इन 2 रिएक्टेंट के प्रॉपर्टीज से काफ़ी डिफरेंट होगा, क्योंकि ये जो H2 और O2 है वो दोनों हमारे गैसेस है। तो गैसेस के प्रॉपर्टीज आपने पहले जाना ही हो कि उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। वो हमारा गैसेस जो होती है वो हमेशा उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो उड़ते रहते हैं, और इनके बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो भी काफ़ी कम होता है। और जो लिक्विड होता है इसके जो प्रॉपर्टीज होंगे वो काफ़ी इनसे डिफरेंट होंगे।
तो केमिकल रिएक्शन में हमारे जो रिएक्टेंट होते हैं वो मिलके कोई केमिकल रिएक्शन होने के लिए दो या दो से अधिक रिएक्टेंट चलेंगे। मिनिमम आपके कोई एक रिएक्टेंट होना चाहिए, तभी आप केमिकल रिएक्शन करवा सकते हो। तो इसमें हमारे दो रिएक्टेंट है जो कि मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, और इन सभी को जो हमारे लेफ्ट साइड में होते हैं उसे हमें रिएक्टेंट बोलते हैं, और राइट साइड में जो हमारे लिखे जाते हैं उन्हें प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। दूसरा अगर आप एग्जाम्पल देखो तो इसमें भी हम इसी एग्जाम्पल के इसके ऑपोजिट हम ऑपोजिट में देखते हैं। जैसे हमारा H2 है, इसे अगर हम डिकम्पोज करेंगे यानी इलेक्ट्रिसिटी, अगर आप वाटर में इलेक्ट्रिसिटी डालोगे और उसे हीट करोगे तो वो हमारे दो गैसेस के फॉर्म में निकलते हैं। जैसे H2 में वो हमारा टूट जाएगा और दूसरा हमारा ऑक्सीजन में टूट जाएगा। तो H2O जो कि हमारे लिक्विड फॉर्म में था, और जो हमारा H2 निकलेगा और जो O2 वो हमारे गैसेस फॉर्म में होंगे। तो इसी तरह जो रिएक्टेंट होते हैं उनके जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो अगर नया सब्सटेंस बना रहे हो तो उनके प्रॉपर्टीज़ काफ़ी डिफरेंट होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन हमारा यही है जिसमें कि ये एक प्रोसेस है जिसमें दो या एक रिएक्टेंट मिलके केमिकल चेंजेस करते हैं और एक नया न्यू पदार्थ का फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी प्रॉपर्टीज़ यानी कि उसके गुणधर्म जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। तो यही सारे हैं। और एक और एग्जांपल जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के एग्जांपल लेते हैं। कार्बन आप जानते हो कि अगर आप किसी भी सब्सटेंस को जलाते हैं और वो अगर जल रहा है और आपका जो धुआं निकल रहा है उससे, तो वो हमारे उसमें भी कार्बन है। तो कार्बन हमारे सॉलिड फॉर्म में होता है, और ऑक्सीजन किसी भी सब्सटेंस को जलाने के लिए ऑक्सीजन का नीड होता है, तभी वो सब्सटेंस जलता है। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन को अगर आप रिएक्ट करवाते हो तो ये हमारा CO2 गैस का फॉर्मेशन करते हैं। तो कार्बन हमारा सॉलिड फॉर्म में था और जो हमारा ऑक्सीजन है वो हमारे गैसेस फॉर्म में था। तो इसके बाद जो हमारा न्यू प्रोडक्ट बनता है वो हमारा गैस फॉर्म है, जैसे कि CO2। तो CO2 का जो प्रॉपर्टीज होगा वो इन दोनों जो रिएक्टेंट है उन सभी से काफ़ी डिफरेंट होगा। तो यही है, ये सारे जो एग्जाम्पल है वो केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन है उसका गुणधर्म क्या है। आप कैसे जानो कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो इसे जानने के लिए कुछ 5 प्रॉपर्टीज़ होती है। अगर इन सारी प्रॉपर्टीज़ को आप देख के भी समझ सकते हो कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो उसके चेंज इन स्टेट देखा जाएगा। अगर कोई किसी भी सब्सटेंस में अगर आपको अवस्था में परिवर्तन दिख रहा है, यानी कि उसके जो स्टेट है, यानी कि वो सॉलिड, लिक्विड है, गैस है, तो इन सभी से वो अगर चेंज हो रहा है, जैसे सॉलिड है तो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। आइस को अगर आप देखो उसे हीट करोगे तो वो हमारा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो आप उससे जान सकते हो कि वो भी हमारा केमिकल रिएक्शन है। देन चेंज इन कलर, अगर किसी सब्सटेंस या रिएक्टेंट में अगर उसके कलर में आपको चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं तो वो भी हमारे केमिकल रिएक्शन का ही कैरेक्टरिस्टिक है। तीसरा, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, गैसों का उत्सर्जन, यानी कि अगर किसी सब्सटेंस अगर गैस निकल रहा है तो वो भी हमारे केमिकल रिएक्शन के अंदर ही आता है। उसके बाद चौथा प्रॉपर्टी, चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि ताप में परिवर्तन। अगर किसी सब्सटेंस में अगर आप देख रहे हो कि उसके टेम्परेचर में अगर चेंजेस हो रहे हैं तो वो भी हमारे चेंज इन टेम्परेचर के अंदर आएगा, यानी कि वो भी हमारे केमिकल रिएक्शन का ही पार्ट है। और पांचवा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी कि अवक्षेप का निर्माण। इसमें हमारा होता क्या है कि कोई भी अगर रिएक्टेंट को रिएक्ट करवा रहे हो या फिर अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें हमारा एक प्रेसिपिटेट बनता है, यानी कि एक अवक्षेप का निर्माण होता है। तो अगर आप अवक्षेप को कैसे समझोगे, यानी कि कोई एक एक्स्ट्रा चीज़, जैसे इसे हम आगे की एग्जांपल्स में देखेंगे। तो प्रेसिपिटेट को भी उसमें हमारा फॉर्मेशन होता है, यानी कि अगर मान लो कि हमारा कोई यहाँ पे एक बीकर है, उसमें अगर आप केमिकल रिएक्शन करवा रहे हो तो हमारे कोई रिएक्टेंट है वो सभी मिलके एक प्रेसिपिटेट बना रहे, यानी कि यहाँ पे आपको ये जो बीकर है उसमें आपको एक प्रेसिपिटेट यानी कि सॉलिड फॉर्म में देखने के लिए मिलता है। एक सॉलिड कुछ होगा ये, यानी कि एक सॉलिड सब्सटेंस देखने के मिलेगा, तो वो हमारा प्रेसिपिटेट कहलाता है। तो ये 5 प्रॉपर्टीज़ है। इन प्रॉपर्टीज़ को आप देख के जान सकते हो कि कोई भी हमारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है। देन इसके बाद हम केमिकल इक्वेशंस के बारे में जानते हैं। केमिकल इक्वेशन क्या है और इसे रिप्रेजेंट कैसे करा जाता है, और इसमें भी इक्वेशन के कितने टाइप होते हैं। तो केमिकल इक्वेशन को आप समझोगे कि केमिकल इक्वेशन है क्या। तो इक्वेशन में आप जानते हो कि इक्वेट करना, यानी कि अगर आप किसी दो चीज़ों को कंपेयर करोगे तो वह भी हमारा इक्वेशन है। जैसे अगर आप कोई इक्वेशन मान लो, जैसे आप x है और इक्वल x, यानी कि हमारे को दो वेरिएबल है, तो उन्हें आप इक्वेट कैसे करोगे। इस वेरिएबल का आपको कुछ पता नहीं होता, यानी कि अगर इसका वैल्यू पता नहीं है तो मान लो इसका अगर वैल्यू 5 है और अगर हम बराबर का इन दोनों को इस वेरिएबल का जो वैल्यू है 5 है,
तो ये जो हमारा इक्वेशन का जो साइन होता है, अगर आप इन दोनों के बीच में ये सिंबल लगा रहे हो तो इसका मीनिंग होता है आप इन दोनों को इक्वेट कर रहे हो और इन दोनों को आप बराबर दिखाने की बात कर रहे हो। तो इक्वेशन में हमारा यही है, ये भी हमारा एक इक्वेशन का ही फॉर्म है, जिसमें कि आपने एक वेरिएबल देखा होगा जैसे x + 2x = 3x। इस तरह का आपने इक्वेशन देखा होगा मैथ में। तो जो हमारा इक्वेशन होता है उसमें हमारे एक साइड पे आप रिएक्टेंट होता है और एक साइड में हमारा जो प्रोडक्ट होता है यानी कि रिजल्टेंट। तो ये भी हमारे केमिकल अगर केमिस्ट्री देखो तो हमारे जो इक्वेशंस होते हैं वो हमारे इस फॉर्म में होते हैं। जैसे लेफ्ट साइड में हमारे जो केमिकल होते हैं वो हमारे रिएक्टेंट, यानी जो भी हमारे रिएक्टेंट जो जिससे कि कोई न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, एक नया पदार्थ बनेगा, वो हमारा लेफ्ट साइड में होगा। जो हमारा नया पदार्थ बनेगा यानी कि नया प्रोडक्ट वो हमारा राइट साइड में होता है। और इन दोनों अगर आपके मान के चलो आपके पास कोई दो रिएक्टेंट है तो उन दोनों रिएक्टेंट के बीच में आपको प्लस का साइन देखने को मिलता है, और रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है उन दोनों का डिफरेंशिएट करने के लिए हमें एक एरो, इस तरह का एरो देखने को मिलता है, जिसका इस एरो का डायरेक्शन होता है राइट साइड की ओर। तो लेफ्ट साइड में आपको रिएक्टेंट देखने को मिलता है और राइट साइड में आपको प्रोडक्ट देखने को मिलता है। और अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ यानी कि कोई कैटलिस्ट आपको देखने को मिल रहा है जिसके थ्रू आप रिएक्शन करवा रहे हो तो उसे आप इस एरो के ऊपर लिख सकते हो, उस एरो के ऊपर या नीचे पे उसे लिखा जाता है। तो हमारे लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट होगा और राइट साइड में प्रोडक्ट। और इसके बाद हम इस केमिकल इक्वेशन के टाइप्स को भी देखते हैं कि हमारे कितने तरह के होते हैं और आप इसे किस किस तरह से लिख भी सकते हो। तो जो हमारे केमिकल इक्वेशन होते हैं वो हमारे 3 तरह के होते हैं। जैसे कि पहला है हमारा वर्ड इक्वेशन यानी कि शाब्दिक समीकरण, जिसमें ये जो तीनों इक्वेशन है वो बस आपको समझाने के लिए होते हैं, इनके तो वैसे कुछ खास यूजेस नहीं होते, तीनों एक ही चीज़ है। तो जिसमें वर्ड इक्वेशन में आपको जो केमिकल रिएक्शन नहीं होते हैं उन सभी को आपको लिखना कैसे है। वर्ड इक्वेशन का मतलब ये यहाँ से आपको पता चल रहा है कि वर्ड यानी कि वर्ड का फॉर्म है, जो आप पहले सिंबल के यूज करते थे। जैसे ये तरह के जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाना तो आप यहाँ पे 2 सिंबल लेते थे, जो कि एक हाइड्रोजन का होता था और दूसरा ऑक्सीजन का। तो इसमें आप सिंपली पूरा लिख दोगे, यानी कि जो आपके रिएक्टेंट होगा उनका आपको पूरा नाम लिखना है और इन दोनों के बीच में ये जो रिएक्टेंट होता है उन दोनों के बीच में प्लस साइन तो रहेगा ही, और जो एरो का सिंबल होगा वो डिफरेंशिएट करेगा आपका रिएक्शन हो रहा है क्या प्रोडक्ट हमारा बन रहा है। तो उसके बाद हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम राइट साइड में लिखना है। तो वर्ड इक्वेशन हमारा सिंपल है। और स्केलेटल इक्वेशन को आप हिंदी में कंकाली समीकरण के नाम से जानते हो। कंकाली समीकरण भी हमारा सेम है। इसमें आप वर्ड के फॉर्म में लिख रहे थे, इसमें आपको सिंबल्स के फॉर्म में लिखना है। हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है उसे H लिखना है, H2, और ऑक्सीजन का सिंबल O2। देन आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा H2O वो राइट साइड में लिखा जाएगा। देन आपका आता है बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन का अगर एग्जांपल हो H2 और O2 वाले एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो ये अगर एग्जांपल लेते हो H2 + O2 है तो आप ये जानते हो कि जो हमारे गैसेस होते हैं वो हमारे सिंगल फॉर्म में कभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बल्कि जो हमारे H2O है वो हमारे मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहते हैं, यानी कि कोई दो एटम्स के फॉर्म में रहते हैं। वो हमारे सिंगल एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। यानी कि वो मान चलो यहाँ पे अगर आप कोई एग्जांपल लेते हो, जैसे हमारा कोई H एटम है, यानी कि आप इसे जानते हो कि कोई हमारा हाइड्रोजन है उसका कोई एक परमाणु है, तो ये हमारे सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। जो गैस होता है वो उसका जो सिंगल, अगर आप सोडियम का एग्जांपल लेते हैं हम सोडियम का, तो हमारे सिंगल इसका जो एटम है वो सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, रह सकता है। लेकिन जो हमारे गैसेस होते हैं वो हमारे सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। तो इन्हें आप 2 मॉलिक्यूल एक और हाइड्रोजन ऐड करके यानी कि इन दोनों को जोड़ के एक मॉलिक्यूल बना सकते हो और वो हमारे मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहते हैं। तो हमारे H2 + O2 इन दोनों मॉलिक्यूल्स को अगर आप रिएक्ट करवाते हो तो हमारा H2O का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर आप इधर देखो, अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन को आपने 9th में पढ़ा होगा तो आप जानते हो कि जो हमारे मासेस होते हैं वो हमारे कभी चेंजेस नहीं होते हैं। आपका अगर जितना मास है कोई भी रिएक्शन हो रहा है उसके बाद में हमारा सेम टू सेम मास होता है। यानी कि अगर इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो इसका मास होगा, मान के चलो इसका जो मास है वो 1 होता है, हाइड्रोजन का 1, तो यहाँ पे आपको 2 ग्राम मान चलो हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन का जो मास होता है वो हमारा होता है 16। तो इधर आपको 16 है यानी कि 2, यहाँ पे हमारा 16 ग्राम मान चलो ऑक्सीजन है। तो इधर जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो भी हमारे इन दोनों का जोड़ यानी कि 18 ग्राम आपका
बनना चाहिए। इधर जो आपका इसका जो मास आएगा वो भी आपका 18 ग्राम होना चाहिए। तो इसी के लिए जो हमारा ये इक्वेशन तो वो बैलेंस इक्वेशन बना है कि आप इसे बैलेंस कैसे करते हो। तो इन इस सभी को देखते हुए हमारा जो बैलेंस इक्वेशन है वो होता है, और इसे हम ये जो ऊपर का इक्वेशन था H2 + O2, तो इसमें हमारा 2 नहीं लिखा हुआ था, बट आप इस इक्वेशन में देखोगे तो हमारे इस साइड में भी आपका 2 लिखा हुआ है। वो ये डिनोट करता है कि इधर आपका जो हाइड्रोजन है वो हमारे 2 हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में है, तो 2 हाइड्रोजन राइट साइड में वो होना चाहिए, और ऑक्सीजन हमारा दो दो इसके एटम है तो वो भी हमारे राइट साइड में 2 एटम होना चाहिए। बट आप इधर देखोगे तो हमारा एक ही एटम है, ऑक्सीजन का एक एटम है, तो आप इसे बैलेंस कैसे करोगे? अगर आप यहाँ पे अगर 2 लगा दोगे तो ये जो हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें हमारा 2 मोल, ये हमारा जो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये हमारा मोल होता है और ये कोई एटम का पार्ट होता है, यानी कि आप ये दर्शाता है कि कितने हमारे एटम्स है, ये सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ पे अगर आप 2 लगाते हो तो जो हमारे हाइड्रोजन होगा उसके नंबर आपको कितने देखने को मिलते हैं, यानी कि 2 और ये 2, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हो तो हमारा 4 हाइड्रोजन हो जाता है, और ऑक्सीजन जो हमारा है वो भी हमारा 2 हो गया। ये जो हमारा ऑक्सीजन है वो हमारा 2 हो गया, यानी कि अगर आप इसे देखोगे तो इधर इधर में जो हमारा ऑक्सीजन था और राइट साइड में जो ऑक्सीजन है वो हमारा इक्वेट हो चुके हैं। बट अगर आप हाइड्रोजन को देखते हो तो इधर हमारे जो हाइड्रोजन है वो हमारा 4 है और इधर हमारा 2 है, तो आप इसे बैलेंस कैसे करोगे? इसे बैलेंस करने के लिए आपको लेफ्ट साइड में भी इस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो देन आप इधर देखोगे कि लेफ्ट साइड में जो हमारा हाइड्रोजन है वो भी हमारा 4 है, ऑक्सीजन हमारा 2 है, और राइट साइड में अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन भी हमारा इधर भी 4 है और इधर भी 4 है, और ऑक्सीजन भी आप देखोगे तो ऑक्सीजन हमारा 2 है और इधर भी आपकी ऑक्सीजन 2 है। तो ये जो हमारा इक्वेशन है वो बैलेंस फॉर्म है। तो आप जनरली देखोगे कि आपके बुक में कई सारे इक्वेशन होंगे, तो वो भी आपको कभी देखने के लिए मिलेंगे कि बैलेंस जो इक्वेशन होगा उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा नंबर देखने को मिलते हैं। तो वो इसी वजह से होता है कि आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन पढ़ा होगा तो आप उसे समझ सकते हो। तो यही है इक्वेशन, ये आपका मेन है, इसे बस आपको याद रखना है और यही आपको बहुत जगह काम आएगा। केमिकल रिएक्शन होते हैं उन सभी को, केमिकल रिएक्शन में जो हमारे इक्वेशन होते हैं उन सभी को बैलेंस करना भी हमें सीखना है। और आप इसे नॉर्मली समझ सकते हो, जैसे हाइड्रोजन के एग्जाम्पल कैसे लेते हैं, जैसे H2 है प्लस O2 मिलकर हमारा क्या बना है H2O। तो अगर आपको बैलेंस ये देखने को नहीं मिला तो आपको बस सिंपल से ट्रिक अपनाना है। आपको इधर से कोई नंबर देखने को एक्स्ट्रा नंबर ऐड करने हैं, यानी कि अगर आपको इधर 2 हाइड्रोजन देखने को मिल रहे हैं, 2 ऑक्सीजन देखने को मिल रहे हैं और इधर बैलेंस नहीं है, तो आपको यहाँ पे कोई सिंबल ऐड कर देना है, यानी कि कोई नंबर ऐड करना है और कोई नंबर के हेल्प के थ्रू आपको ये सभी को बैलेंस करना है। तो इधर आप देखोगे कि आपने देखा कि ये जो हमारा हाइड्रोजन है वो भी 4 हो चुके हैं और इधर हमारा जो ऑक्सीजन है 2 है, तो आप इधर 2 लगा दोगे तो ये भी हमारा हाइड्रोजन वो 4 हो गए, और जो हमारा ऑक्सीजन है वो हमारे 2 है और इधर भी 2 है, तो ये हमारा बैलेंस हो गया है। और अगर दूसरा एग्जाम्पल भी लेते हो तो उसी तरह आपको वहाँ पे भी यहाँ पे आपको कुछ नंबर ऐड करने होंगे और जो हमारे आइटम्स होंगे उन सभी को आपको बस बैलेंस करना है और जो उनके नंबर है वो सेम दिखाना है। तो इसी तरह से जो हमारे केमिकल इक्वेशन के जो बैलेंस इक्वेशन है वो हमारा कुछ इस तरह होता है। इसके बाद हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में जानते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन है वो कितने तरह का होता है और उन सभी के एग्जाम्पल्स को भी देखते हैं। तो मेनली अगर आप देखो कि केमिकल रिएक्शन में कितने टाइप्स के हैं, ये हमारा 5 तरह के हैं। पहला कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को आप शॉर्ट फॉर्म में RKN के तरह लिख सकते हो, जो कि हमारा संयोजन रिएक्शन और दूसरा डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन की मीनिंग आप यहाँ से भी समझ सकते हो, डिकम्पोज यानी कि तोड़ना, यानी कि इसका आप हिंदी में बोले हो इसलिए रियोजन रिएक्शन। और तीसरा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आप विस्थापन रिएक्शन के नाम जानते हो, और इसके बाद हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसे आप द्वितीय विस्थापन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। और 5वां जो हमारा मेन है वो हमारा रिडॉक्स रिएक्शन है।
या फिर इसे आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के नाम से सेपरेट सेपरेट जैसे पढ़ सकते हैं। जैसे आपको ये हमारा हो गया ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये हमारा दो रिएक्शन होता है जिसे कंबाइन करके एक रिएक्शन बनाया जाता है, वो हमारा कहलाता है रेडॉक्स रिएक्शन। इसे आप हिंदी में उपचयन अपचयन अभिक्रिया के नाम से जान सकते हो। तो इन सारी चीज़ों को हम धीरे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन को देखते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि कोई दो सब्सटेंस है, यानी कि कोई दो रिएक्टेंट वो मिलके एक नया सब्सटेंस बना रहे, तो वो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। आप जैसे एग्जांपल लो, आप CO2 का एग्जांपल लेते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन आपका मिल गया और आपका क्या बना रहा है CO2। कुछ इस तरह से ये पहला एग्जांपल है। फिर H2 वाला भी एग्जांपल ले सकते हो वाटर का। इन रिएक्शन में जो हमारा क्या होता है कि कोई दो रिएक्टेंट मिलके एक न्यू प्रोडक्ट यानी कि एक नया उत्पाद बना रहे हैं। यानी कि आप देखो कि यहाँ पे कोई दो रिएक्टेंट है और एक नया पदार्थ बना रहे हैं, तो इस रिएक्शन में हमारा यही होता है। तो केमिकल इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अगर आप डेफिनेशन देखो तो इसमें हमारा है क्या, टू रिएक्टेंट आर कंबाइंड विद ईच अदर एंड मेक ए न्यू सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसे हम इसका डेफिनेशन पे लिख देते हैं। एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन is a process in which two reactants are combined with each other and form a new product with different properties। केमिकल जो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसका जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से। तो इसे इसका डेफिनेशन लिखना आपको कोई कंपलसरी नहीं, बस आपको इसे समझना है कि केमिकल जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है उसमें हमारा होता क्या है, इसका प्रोसेस क्या है। तो केमिकल रिएक्शन में आप ये जानो कि कोई एक और दूसरा एक रिएक्टेंट मिलके एक न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो यही है हमारा केमिकल रिएक्शन। आप इसे आराम से अपने से समझ सकते हो और उसके बाद आपका जो माइंड में आ रहा है उस तरह से आप इसे लिख सकते हो। तो इसे समझो कि ये हमारा एक प्रोसेस है जिसमें कोई दो रिएक्टेंट मिलके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं और उसके आपको कुछ एग्जांपल्स इस तरह से दे देने हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमारा है क्या कि कोई भी एक रिएक्टेंट अगर किसी भी रिएक्टेंट को अगर आप तो उसे तोड़ते हो और न्यू प्रोडक्ट बना रहे हो तो वो भी हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। जैसे अगर आप एग्जांपल लो अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट के एग्जांपल देते हैं, जैसे एग्जांपल में हम लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। आप इसे जानते हो कि नॉर्मली आप इसे केमिकली इसका जो नाम है वो कैल्शियम कार्बोनेट है। और अगर आप इसे ऐसे ही पढ़ोगे तो हमारा चूना पत्थर, यानी कि जो अपने चूना के जो पत्थर आते हैं वो उसे हम केमिकल कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। तो इसे अगर डिकम्पोज करोगे तो ये हमारा टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। जैसे कि अगर आप इसे थोड़ा समझो तो कैल्शियम, इधर भी आपका जो दो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो एक पहला प्रोडक्ट हमारा गैस बन रहा है और ये हमारा एक सॉलिड बन रहा है। हमारे ये कोई एक रिएक्टेंट है जिससे आप डिकम्पोज करते हो और उसके बाद ये हमारा क्या दो प्रोडक्ट में हमारा कोई दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। सिंपली यही है। तो कैल्शियम हमारा इधर कितना था, एक, और कार्बन भी एक था, ऑक्सीजन कितना था, वो 3 थे। तो अगर आप इसे देखोगे इधर हमारा जो प्रोडक्ट बने उसमें आप देखो केमिकल कैल्शियम एक है और ऑक्सीजन है, तो वो यहाँ पे हमारे 3 ऑक्सीजन थे। तो इसमें हमारा जो कैल्शियम के साथ एक पहला एक रिएक्ट कर गया और
हमारा क्या बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि हमारे सॉलिड फॉर्म में होता है, और दूसरा हमारे कार्बन बचे और 2 ऑक्सीजन बचे, तो वो दोनों हमें रिएक्ट करके CO2 बना रहे हैं, जो कि हमारा गैस है। तो कंपोजिशन रिएक्शन में हमारा वही होता है कि एक कोई रिएक्टेंट होगा जिसे आप डिकम्पोज करते हो, एक तो आप उसे हीट दे के उसे डिकम्पोज कर सकते हो, दूसरा उसे उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हो, और तीसरा उसे आप अगर सनलाइट के थ्रू भी उसे डिकम्पोज कर सकते हो। तो ये 3 तरीके होता है जिससे किसी भी रिएक्टेंट को आप डिकम्पोज कर पाओगे और उससे कोई न्यू प्रोडक्ट बना सकते हो। इसके टाइप को इसके डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का क्या है? इट इज ए प्रोसेस in which a reactant decomposes with the help of heat, electricity and sunlight. It is a process in which a reactant decomposes with the help of heat, electricity, and sunlight and form of products. तो इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। तो जनरली जो हमारे साइंस होता है उसमें आपको कोई उतना इंग्लिश का जो वर्ड होता है उन्हीं को देखता नहीं है, उतना कोई उसमें ध्यान नहीं आता है। मेन चीज़ होता है कि इसमें आपका जो कॉन्सेप्ट है वो सही है कि नहीं, बस आप वो समझते रहो। ये सारी चीज़ें जो होती है वो आपको समझाने के लिए होती है, और किसी के सामने आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपको वो बताता है कि आप उसे कितना समझे हो और उसे कैसे समझा पा रहे हो। तो इस तरह से बस अपने वर्ड में आपको बस लिखना है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें कोई एक रिएक्टेंट डिकम्पोज होता है विद द हेल्प ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड सनलाइट, और हमारा जो कई सारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। वो प्रोडक्ट एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं। तो कुछ इस तरह से जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो है। इसके भी टाइप्स को थोड़ा देख लेते हैं। इसके टाइप्स में हमारा पहला आता है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब यानी कि उसमें वियोजन, इसे हिंदी में बोलोगे उसमें वियोजन। तो उसमें वियोजन यानी कि उसमें वियोजन हमारा है क्या? तो ये हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक टाइप है, जिसमें कि क्या होता है कि हम पहले आपने जिसका डेफिनेशन था उसमें हमने बोला था कि हीट, इलेक्ट्रिसिटी और सनलाइट, इन तीनों चीज़ों की वजह से जो हमारा रिएक्टेंट होगा डिकम्पोज होगा। बट थर्मल रिएक्शन में डिकम्पोज का क्या है? अगर कोई रिएक्टेंट आपको दिया जा रहा है, अगर वो रिएक्टेंट है उसे अगर आप बस हीट दे के उसे आप डिकम्पोज कर रहे हो, आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे रहे हो, सनलाइट नहीं दे रहे हो, बस हीट उसे दे रहे हो, उसमें हीट प्रोवाइड कर रहे हो और उसे डिकम्पोज कर रहे हो, तो वो हमारा क्या बनेगा? वो हमारा बनता है वो हमारा बनता नहीं, बस वो हमारा कहलाता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कि वो हमारा टूट रहा है विद द हेल्प ऑफ हीट, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? थर्मल डिकम्पोजिशन। यानी कि वो टूट रहे हैं हीट की वजह से, जिस वजह से इसका नाम हो गया ये। तो इसमें वही एग्जांपल है जो कि है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें आप हीट दो और ये हमारा टूट रहा है कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस CO2 में। तो कुछ इस तरह से, यानी कि आप इससे कैसे समझो, जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसे आप जब वाटर में डिजोल्व करते हो तो उसमें से हम देखते हैं कि हमारा जो हीट निकल रहा है, तो यानी कि हीट हमारा प्रोड्यूस होता है और इसमें टेम्परेचर आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं, और जिसकी वजह से कैल्शियम ऑक्साइड हमारा बनता है। दूसरा फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक मीन्स विद्युतीय वियोजन। तो विद्युतीय वियोजन में क्या है? तो विद्युतीय वियोजन में हमारा कैसे बनता है? अगर आपको कोई एक रिएक्टेंट है उसे आप
डिकम्पोज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वो हमारा कहलाता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो सिंपली इसका भी डेफिनेशन वही होगा कि ए रिएक्शन इन विच वी डिकम्पोज ए रिएक्टेंट with the help of electricity and form a new product it is called electrolytic decomposition। तो उससे इसी तरह से लिख सकते हो। इसका सिंपल एग्जांपल है, आप H2O को ले लो और इसे इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी दे दो, तो ये हमारा डिकम्पोज हो जाता है H2 प्लस O2 में, जो कि हमारा दो गैसेस है। तो सिंपली इसका एग्जांपल यही है, आप इसे आराम से लिख सकते हो। और ऐसे भी कई सारे और एग्जांपल है जिसे आप डिकम्पोज, यानी कि अगर आप ऑब्जर्व करोगे अपने डेली लाइफ में तो वो आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारा कई सारे रिएक्शंस है उसमें आपको थर्मल डिकम्पोजिशन देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ों को आप धीरे धीरे समझोगे। उसके बाद हमारा तीसरा जो हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो हमारा आता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो उसे भी थोड़ा देख लेते हैं। तीसरा टाइप फोटोलाइटिक। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि इसे क्या बोला जाए, प्रकाशीय वियोजन। तो प्रकाशीय वियोजन में हमारा क्या है कि अगर आप किसी भी रिएक्टेंट को अगर आप उसमें उसे डिकम्पोज कर रहे हो या विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, तो वो हमारा कहलाता, और न्यू प्रोडक्ट उससे बन रहा है तो वो हमारा कहलाएगा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो कोई रिएक्शन भी हो रहा है जिसमें रिएक्शन भी हो रहा है जिसमें आप क्या कर रहे हो कि कोई रिएक्टेंट है उसे डिकम्पोज कर रहे हो, यानी कि तोड़ रहे हो, किसके हेल्प के थ्रू, वो भी फोटोलाइटिक का सिंपली मीनिंग है सनलाइट। सिंपली प्रकाश लिख सकते हो। तो इसके हेल्प से थ्रू अगर आप किसी भी रिएक्टेंट को, यानी कि आपके पास कोई सब्सटेंस उसे अगर डिकम्पोज कर रहे हो, उसे तोड़ रहे हो और उससे नए प्रोडक्ट यानी कि न्यू प्रोडक्ट बना रहे हो, तो वो हमारा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहलाता है। इसके एग्जांपल है AgCl, सिल्वर क्लोराइड। इससे अगर आप डिकम्पोज करोगे तो वो हमारा सिल्वर में टूट जाएगा और क्लोराइड में। यहाँ पे अगर आप सनलाइट दे दो तो जिसका कोई एक्स्ट्रा चीज़ जैसे आप एड ऑन करते हो केमिकल रिएक्शन में, तो उसे हम सिंपली इस एरो के ऊपर इसे डिनोट करते हैं। यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो वो हमारे कुछ इस तरह से डिनोट किया जाता है। तो ये हमारे एग्जांपल है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमारा क्या होता है कि मान चलो ये अमोनियम, ये हमारा सिल्वर क्लोराइड है। सिल्वर क्लोराइड को आप क्या करो, तोड़ रहे हो विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, जिसमें कि हमारा जो बनता है सिल्वर आपको मिल जाएगा और क्लोराइड मिल जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें आपको सेपरेट आउट मिल जाती हैं, यानी अलग अलग मिलती है। तो इसके कई सारे बेनिफिट भी होते हैं। जैसे अगर आप इन सारे रिएक्शंस को देखोगे तो इनके कई यूजेस भी है। अगर आपको मान चलो आपको कोई सिल्वर का नीड था, आपके पास सिल्वर क्लोराइड है, तो आपको बस अगर आता है डिकम्पोज करना तो आप इसे सनलाइट में रख दोगे और वो हमारा डिकम्पोज हो जाएगा सिल्वर में और क्लोराइड में। तो ये दोनों चीज़ आपको सेपरेट आउट हो जा रही है, तो आप इसका यूज़ आराम से कर सकते हो, या फिर इसे अलग से प्योर भी कर सकते हो और उसके बाद इसका यूज़ कर सकते हो। तो ये सारे बेनिफिट होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन के थ्रू होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को जब समझोगे तो आपको काफ़ी इंटरेस्ट आने लगेगा। इसके बाद हम समझेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसमें देखेंगे कि जो हमारे रिएक्टेंट होते हैं वो किस तरह से डिस्प्लेस होते हैं और एक न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसे भी हम सिंपली समझ जाते हैं। तो इसके बाद हमारा तीसरा रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमारा क्या होता है कि कोई भी हाई रिएक्टिव सब्सटेंस, हाई रिएक्टिव मेटल, जनरली मेटल होते हैं, तो मेटल कोई हाई रिएक्टिव मेटल्स कोई लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है और एक न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। जैसे अगर आप देखो कि जिंक और यहाँ पे कॉपर दो मेटल है, तो जिंक हमारा एक हाई रिएक्टिव मेटल है जो कि कॉपर से थोड़ा ज़्यादा होता है। आप इसे रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ोगे तो आप उसमें देखोगे कि जिंक का जो रिएक्टिविटी है तो वो कॉपर से काफ़ी अधिक होता है, जिसके वजह से जो जिंक होता है वो हमारे कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और इसके जगह पे वो आ जाएगा और देन हमारा जिंक ऑक्साइड को बना देगा और कॉपर रहता है उसे अलग कर देगा। तो
डिस्कम्पोजिशन, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमारा यही है कि कोई हाई रिएक्टिव सब्सटेंस किसी लो रिएक्टिव सब्सटेंस, कोई हाई रिएक्टिव मेटल बोलो, कोई लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करके उसके जगह में कुछ चल जाता है और उसे सेपरेट आउट कर देता है, यानी अलग कर देता है और एक न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे आपको दो प्रोडक्ट देखने मिल रहा है, जिसमें आपको है क्या, जिंक सल्फेट बन जा रहा है और कॉपर भी हमारा अलग हो रहा है। तो ये भी हमारा एक नया प्रोडक्ट हो गया और ये भी हमारा एक न्यू प्रोडक्ट हो गया। तो जरूरी नहीं है कि आपका कोई एक ही प्रोडक्ट बने, आपका दो भी प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, जनरली आप देखोगे इसका जो डेफिनेशन होगा वो होगा कि ए रिएक्शन इन विच ए हाई रिएक्टिव reactant displaces or low reactive reactant and form a new substance और कहाँ डाल a new substance. It is called displacement reaction. यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि ए रिएक्शन इन विच ए हायर रिएक्टिव रिएक्टेंट डिस्प्लेसेस ए लोअर रिएक्टिव रिएक्टेंट एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस। तो इसका डेफिनेशन है वो इस तरह से होगा। ये भी हमारा एक रिएक्शन है जिसमें कि क्या होता है कि हाई रिएक्टिव जो मेटल्स होते हैं वो लोअर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। बस ये याद रखना कि कौन सा हायर रिएक्टिव है और कौन सा लोअर रिएक्टिव, उसके बाद आप इसे आराम से नया प्रोडक्ट बना सकते हो इसके थ्रू। और कभी अगर आपको रियल में अगर देखने को मिल जाए तो आप इसे डिफ्रेंशिएट भी कर पाओगे और कैसे हो रहा है वो आराम से आप समझोगे। तो यही हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम पढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसके बाद हमारा रहता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये रिएक्शन क्या है, इसमें हमारा क्या होता है आयंस का चेंज होता है, यानी कि कोई पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज, तो उन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा और हमारे न्यू प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होगा। जैसे आप एग्जांपल के लिए देखो, जो सोडियम सल्फेट है वो हमारे एक्वस फॉर्म में है और जो हमारा बेरियम क्लोराइड है, तो ये दोनों रिएक्टेंट मिलके हमारा क्या बना, दो प्रोडक्ट बना, जो कि हमारा बेरियम सल्फेट और दूसरा है हमारा NaCl, जो कि हमारा सिंपल सॉल्ट बोल सकते हो, यानी कि साधारण नमक। तो इसमें आयनिक चेंजेस कहाँ पे हो रहे हैं, यहाँ पे आपका जो सोडियम है और सल्फेट है, तो सोडियम में आपको क्या 2- देखने को मिलता है, यानी कि 2- इसमें चार्ज आपको देखने को मिलता है, क्योंकि सोडियम जो सल्फेट होता है उसके पास क्या है 2 इलेक्ट्रॉन इसमें इसके पास ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है। और जो आपका बेरियम है, तो बेरियम के पास क्या है कि इसमें आपको प्रोटॉन्स ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, यानी कि 2 एक्स्ट्रा इसमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, एक कंपाउंड बनाते हैं, जिसमें कि अगर इसके पास 2 ज़्यादा है और इसे इसके नीड है, तो ये क्या करता है, ये जो आपको ये 2 इसके दे देता है और इसके साथ कंबाइन हो जाता है, यानी कि इसके साथ उसके साझा कर लेता है और एक कंपाउंड बनाता है, जिससे आप बोलोगे कि बेरियम सल्फेट एक कंपाउंड है। देन जो हमारा सोडियम होता है और जो क्लोराइड, तो ये दोनों भी अलग अलग हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से ये सोडियम हम जानते हो कि मेटल है तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो क्लोराइड है वो हमारा नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल्स के पास नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि उनके पास वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस होते हैं और इनके पास जो इलेक्ट्रॉन था वो एक्स्ट्रा होता है। तो ये आपका क्लोराइड को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और इसके साथ ये कंबाइन हो जाएगा और आपका NaCl का फॉर्मेशन करेगा। तो आप सोडियम को अगर देखो और क्लोराइड को देखो, तो क्लोरीन का क्या होता है कि इसे क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 17 होता है। तो इसे आप जब तोड़ोगे, जब इसका इसे क्या बोलते हैं ऑर्बिट, जब इसे आप डिवाइड करोगे तो जो 2 इलेक्ट्रॉन होगा वो आपको पहला ऑर्बिट में होगा, देन 8 इलेक्ट्रॉन, और इसके बाद कितने बच रहे 7। तो इसे ऑक्टेट पूरा करने के लिए आपको कितना चाहिए, और एक इलेक्ट्रॉन इसे यहाँ पे देना होगा, तभी अपना ऑक्टेट फुलफिल करता है। तो जो सोडियम है वो क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दे देता है,
जिसकी वजह से इसका ऑक्टेट फिल हो जाता है और ये दोनों मिलकर कंबाइन होकर एक न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमारा यही प्रोसेस होता है कि रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स आर फॉर्म थ्रू द हेल्प ऑफ एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू रिएक्टेंट्स, इट इज़ कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका डेफिनेशन यही है। अगर आप इसे सिंपली नॉर्मल अगर देखो तो एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू रिएक्टेंट्स, जो हमारे दो रिएक्टेंट है उन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है आयंस का, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव। जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का दो जो चेंजेस हो रहे हैं, यानी कि कोई जिसके पास डेफिशिएंसी है वो उसे कोई इलेक्ट्रॉन दे दे रहा है और उसे फुलफिल कर दे रहा है, और हमारे जो कंपाउंड है वो फॉर्म हो रहे हैं। तो इस डबल डिस्प्लेसमेंट में रिएक्शन में यही होता है। तो आप इसका जो डेफिनेशन लिखना होगा तो भी आप ऐसे ही लिख सकते हो कि ए रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड with the help of exchange of ions between two reactants is called double displacement reaction। तो redox reaction, तो redox reaction हमारा क्या है? redox reaction को आप सेपरेट जब बोलोगे तो इसे ऑक्सीडेशन और redox reaction, इसमें दो रिएक्शन होते हैं, यानी कि इसे आप ऑब्जर्व करके इसे समझ सकते हो। तो इसे सिंपली एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जिसमें हमारा कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, जब इन दोनों का रिएक्ट करते हो तो हमारे जो प्रोडक्ट बनते हैं कॉपर प्लस H2O, तो हमारा कॉपर अलग हो जाता है और वाटर हमारा बन जाता है। तो इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो कहाँ पे हो रही है वो हमें देखना है। तो रिडक्शन का सिंपली मीनिंग क्या है कि रिडक्शन मीन्स कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी भी सब्सटेंस में अगर आपको क्या कि अगर आप देख रहे हो कि उसमें जो ऑक्सीजन है उसका रिमूवल हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन उससे हट रहा है और एडिशन हो रहा है उसमें हाइड्रोजन का, तो वो हमारा कंपाउंड कहलाता है, वो हमारा रिएक्शन कहलाएगा रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन में सिंपल ये होगा कि अगर आपके पास कोई रिएक्टेंट दिया हुआ है तो उसमें अगर आपका एडिशन हो रहा है या तो ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है या फिर रिमूवल हो रहा है उसमें हाइड्रोजन का, यानी कि एडिशन होना चाहिए ऑक्सीजन का या फिर रिमूवल होना चाहिए हाइड्रोजन का, देन हमारा कहलाएगा ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और रिडक्शन में होता क्या है कि कोई रिएक्टेंट है उसमें अगर आप देख रहे हो कि उसमें क्या ऑक्सीजन का हट रहा है या फिर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो आप उससे बोलोगे कि वो हमारा है रिडक्शन रिएक्शन। तो इन दोनों को जब रिडक्स रिएक्शन कब बोला जाता है, जब ये दोनों साइमल्टेनियसली होता है, यानी कि इस एक ही बार दोनों अगर रिएक्शन हो रहे हैं तो इसे आप रिडक्स रिएक्शन के नाम से जानते हो। जैसे ये हमारा एग्जांपल है, तो जिसमें आप देख रहे हो कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है रिडक्शन भी हो रहा है, तो ये दोनों रिएक्शन एक साथ हो रहे हैं, जिस वजह से इसे बोलोगे रिडॉक्स रिएक्शन, यानी कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, इसमें रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, जिस वजह से इसका कंबाइन फॉर्म हो गया रिडॉक्स। तो रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से इसे जाना जाता है। तो जब इसे आपको लिखना हो तो आप इसका डेफिनेशन इसी तरह से लिख सकते हो, व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन इज ए रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आर हैपन, या तो आप ये बोलोगे कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस आर रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन आर हैपन साइमल्टेनियसली, देन इट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। तो इस तरह से आप इसे समझ के लिख सकते हो। तो बस आपको ये समझना है कि रिडॉक्स रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है और ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है। तो इसके कई सारे क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें आपको ये जानना रहता है कि दिखाना होता है कि रिडक्शन के यहाँ पे हो रहा है, ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है। तो आप इन दोनों चीज़ों को समझोगे तो आप रिडॉक्स रिएक्शन क्या है इसे आराम से बता सकते हो। रिडॉक्स रिएक्शन में आपको क्या है, ये रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा, ये दोनों एक साथ हो रही है, तभी आप उसे बोलोगे रिडॉक्स रिएक्शन। नहीं तो अगर आपके पास ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो हमारा सिर्फ कहलाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, या आपको रिडक्शन बस देखने को मिल रहा होगा तो वो हमारा सिर्फ रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा, वो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं कहलाएगा। जब ये दोनों साइमल्टेनियसली होंगे तभी अगर एक साथ हो रहे होंगे तभी ये हमारा रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। इसे बस आपको ध्यान में रखना है। तो इसके और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं जिन्हें आप अपने एनसीईआरटी बुक से चेकआउट कर सकते हो और उसके बाद उसे आराम से सोल्व कर सकते हो। इसके बाद हमारे और दो एक्स्ट्रा रिएक्शंस होते हैं जो कि हमारे जिसे आप इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जानते हो। ये वैसे कुछ अलग से उसके टाइप नहीं है, बट इनमें होता क्या है कि अगर आपका जो इंडोथर्मिक है रिएक्शन हो रहा है तो इंडोथर्मिक हमारा क्या कहलाएगा, इंडो मीन अंदर, यानी कि मान चलो कोई रिएक्शन हो रहा है उसमें अगर आपको हीट हो रहा है इंडोथर्मिक, पहले इसका नाम से अगर देखो
एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडो मीन अंदर एंड थर्मिक में आप जान रहे हो, थर्मल जहाँ पे वर्ड यूज होता है वो हमारा हीट के लिए होता है। तो अब हम समझते हैं एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमारे क्या होता है। तो इन दोनों को आप बस समझना है आपको। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक, एक होता है ऊष्माक्षेपी, और ये होता है हमारा ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या डिफरेंस है कि ऊष्मा, इसमें आप वर्ड से ही आप इसे समझ सकते हो। जैसे इसमें है ऊष्माशोषी, यानी कि जो हीट है उसमें क्या हो रहा है कि हीट ये कंजर्व कर रहा है, यानी कि कंज्यूम कर रहा है, तभी वो रिएक्शन हो रहा है। तो उसे आप बोलोगे एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। और एक्सोथर्मिक में क्या है कि एक्सो में बाहर निकलना, तो एक्सोथर्मिक में हीट भी, जो रिएक्शन होगा उसमें हीट प्रोड्यूस होगा, यानी कि रिलीज हो रहा है, तो आप उसे बोलोगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक में जो होगा वो हीट उसे आप दोगे तभी वो रिएक्शन होगा, तो वो हमारा कहलाता है एंडोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक में हमारा हीट रिलीज होता है। और इसमें हमारा होगा कंजप्शन ऑफ हीट। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो इन दोनों को समझने के लिए हम ये दोनों एग्जांपल लेते हैं, जिसमें कि हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन में हम पहले देखते हैं। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी कि ऊष्माशोषी रिएक्शन। तो इसमें हमारा होता है कि कोई दो रिएक्टेंट है, उन दोनों को अगर आप उसमें रिएक्शन करवाना चाहते हो तो उसमें क्या होता है कि हीट भी लगता है। अगर आप उन दोनों को हीट प्रोवाइड कर रहे हो तो वो हमारे क्या बनाएंगे, एक न्यू कंपाउंड यानी कि न्यू सब्सटेंस बनाएंगे। और हमारा क्या है, न्यू कंपाउंड सब्सटेंस बनाएंगे, देन वो हमारा कंपाउंड बन जाएगा इनो, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। अगर आप वो इनके क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। अगर आप ऑक्सीजन 2 देते हो तो हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, और नॉर्मली आप एक ऑक्सीजन देते हो तो वो हमारा क्या बनेगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो इन दोनों को बनाने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, हीट। जब आप इन दोनों को हीट प्रोवाइड करेंगे तभी ये हमारा रिएक्शन होता है। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमारा क्या है कि जो अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल लेते हैं तो यहाँ पे आपका कार्बन सॉलिड फॉर्म में है और ऑक्सीजन गैस फॉर्म में है। देन यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, CO2 प्लस हीट। यानी कि अगर आपका जो कार्बन और ऑक्सीजन को आप जलाते हो तो उसमें CO2 गैस तो बनता है, बट उसके साथ साथ हीट भी प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से हम इसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक, यानी एक्सो मीन बाहर निकलना और थर्मिक मीन थर्मल यानी हीट। तो जब आपका कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसमें आपका हीट भी रिलीज हो रहा है, तो आप उसे बोलोगे कि वो हमारा रिएक्शन है जिसमें कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जिसमें कि हमारा हीट भी रिलीज हो रहा है, तो जिसकी वजह से हमारा कहलाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये दो एग्जांपल था जिसके थ्रू आप इसे आराम से समझ सकते हो, और भी कई सारे एग्जांपल्स जिनमें आप ये सारी चीज़ों को ध्यान दे सकते हो और देख सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और आगे की वीडियो में हम कोहेरेशन, डेंसिटी और उसके जो कंजर्वेशन है उन सभी को हम देखेंगे, और भी कई सारे इक्वेशंस है उन सभी को हम समझेंगे कि कैसे वो इक्वेशन क्या है, उसमें डिफ्रेंशिएट आपको करना देखेंगे, और भी कई सारे कुछ जो क्वेश्चन है उन सभी को भी देखने वाले हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अदर वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।